बात करते हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिनकी खुद की मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली थी। जिस प्रकार से उन्होंने आज शपथ ली है, मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय वो सीएम पद पर नहीं रहे। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत दिन पहले बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर मौजूद है जिन्होंने बिहार चुनाव के वक्त 3 ऐसे प्रेडिक्शन किए थे जो आज के वक्त बिल्कुल सटीक और सही साबित हो रहे हैं। पहला तो बिहार चुनाव में बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी किस तरह से प्रदर्शन करेगी, और साथ ही नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया था जो आज के समय में एकदम सही साबित हो रही है। तो चलिए, ज़्यादा सस्पेंस मैं क्रिएट नहीं करूंगी और आपको उनसे मिलवाती हूं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित अरविंद तिवारी जी आपका हमारे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज जिस तरह से बिहार की राजनीति घूम फिर कर उसी प्रेडिक्शन पर आके अटकी है जो आपने आज से कुछ महीने पहले की थी बिहार चुनाव के वक्त की बीजेपी एक तो बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी, जो कि हुआ भी। वहीं आरजेडी बहुत कम सीटों पर सिमट जाएगी, वो भी आपका प्रेडिक्शन सही था। और तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग, जो मुझे लगता है किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया होगा, कि सीएम नीतीश कुमार ज़्यादा दिन तक सीएम पद पर रहेंगे नहीं, जो कि अब साबित भी हो रहा है। वो राज्यसभा का रुख कर रहे हैं, तो उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और वाकई में उस दिन हमने ये भविष्यवाणी इसी प्लेटफॉर्म पे की थी कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। देखिए, उसके पीछे का कारण था नीतीश कुमार जी की जो जन्म कुंडली है, जो कि मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। और मैंने उसमें ये प्रेडिक्ट किया था कि उस समय जब राहु मंगल की युति बनेगी कुंभ राशि में, क्योंकि उनकी राशि से वो लगभग चौथे भाव में थी। दशम भाव को मंगल और राहु का जो कंजक्शन था वो देखता, लगभग 4 ग्रह पूरी तरह से चौथे भाव में बैठकर दशम भाव को देख रहे थे, जिसके चलते मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि बहुत ज़्यादा दिनों तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और आप देखिए कि आज आखिरकार वही घटित हुआ और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं हैं, अभी हैं वर्तमान में, और भविष्य में वो राज्यसभा का रुख करने जा रहे हैं। अच्छा, केंद्र की राजनीति को लेकर नीतीश कुमार के समय समय में बहुत सारी अटकलें आई कि वो केंद्र की तरफ रुख करेंगे, कभी पीएम चेहरे को लेकर कि वो पीएम बनना चाहते हैं। तो अब राज्यसभा का रुख किया है, केंद्र की राजनीति में वो सक्रिय होना चाहते हैं। तो उसे लेकर आपकी क्या भविष्यवाणी है कि केंद्र की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार अब किस तरह से प्रदर्शन करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वो उनको केंद्र में एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो मिलेगा। केंद्र सरकार का जब भी विस्तार होगा, उसमें नीतीश कुमार एक बड़े विभाग के मंत्री के स्वरूप में हमको दिखाई देंगे और अपनी जीवन की इस पूरी पारी को वो केंद्र की राजनीति तक समाहित कर लेंगे। बिहार की राजनीति में मुझे लगता है कि अब वो उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाएंगे जो उन्होंने लगभग 18 से 20 वर्षों तक बिहार की राजनीति को केवल अपने इर्द गिर्द घुमा कर रखा था। अच्छा, तो बिहार की राजनीति पर अगर नीतीश कुमार एग्जिट लेते हैं तो सीएम चेहरे की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो सम्राट चौधरी की बात आ रही है। सबसे पहला नाम तो जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से वही उठ के आ रहा है। जनक राम जी का भी नाम सामने आ रहा है। तो आपके हिसाब से अब बिहार के सीएम को लेकर क्या प्रेडिक्शन है, क्या लग रहा है, कौन ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस पोजीशन पे आ सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा बड़ा नेता, खासतौर से कोई महिला नेत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा कुंडलियाँ नहीं है, इसलिए मैं बहुत स्पेसिफिकली किसी नाम को नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, तो महिला में अगर देखा जाए तो बिहार में बहुत बड़ी महिला नेत्री के तौर पे चेहरे नहीं है। एक दो चेहरे जैसे कि रामा निषाद हो गई या श्रेयसी सिंह हो गई। तो आपको क्या लग रहा है, कहना चाह रहे हैं कि अब बिहार में महिला लीड करेंगी या महिला सीएम हमें देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, बिहार में कोई महिला या कोई युवा चेहरा ही वहाँ पे ऐसा बनेगा जो कि अगले 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और बिहार की राजनीति को लेकर चलेगा। जो कि पिछड़ा या पिछड़े वर्ग से इतर कोई होना चाहिए, वो व्यक्ति वहाँ पर राजनीति में आना चाहिए।
तो चलिए, बिहार में एक बहुत ही अनोखा प्रिडिक्शन आपने जो किया है कि महिलाओं का, क्योंकि ये एंगल मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई सोच भी रहा होगा, सब सम्राट चौधरी के नाम के पीछे ही पड़े हुए कि उन्हीं का नेक्स्ट पोजीशन, आप एक महिला एंगल लेकर आ रहे हैं। तो अब देखना यही होगा कि इतने प्रिडिक्शंस आपके सही हुए हैं तो क्या महिला वाला एंगल सही होगा आगे चलकर। और बिहार में आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर या आगे चलकर डेवलपमेंट के तौर पर आपको लगता है कि बिहार में कोई ड्रास्टिक चेंज हो सकता है, कोई बड़ा बदलाव हो सकता है अगर देखा जाए तो? देखिए, बिहार में बदलाव तो ज़रूर होगा, क्योंकि आने वाला जो 2 या 2.5 साल का समय है, जो स्पेसिफिकली जब तक शनि मेष राशि में ट्रांजिट नहीं करता, तब तक मुझे लगता है कि बिहार में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होगा। ड्रास्टिक चेंज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके डेवलपमेंट भी होगा। और मैं एक भविष्यवाणी ज़रूर करता हूँ, 2031 के बाद बिहार, जो अभी तक पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, शुमार किया जाता है, वो अगड़े राज्यों यानी अग्रणी राज्यों में से एक राज्य अवश्य बनेगा। मतलब 4 से 5 साल है हमारे पास, बिल्कुल, वहाँ पे डेवलपमेंट दिखेगी, 100% दिखेगा और बिहार एक अग्रणी राज्य के रूप में आगे अवश्य बढ़ेगा। अच्छा, राजनीति की बात हो रही है और हम लोग प्रधानमंत्री जी को कैसे छोड़ दें, ये तो हो नहीं सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टाइम टू टाइम लोग बातें बनाते रहते हैं कि वो है अब स्वास्थ्य के हिसाब से या फिर राजनीतिक करियर के हिसाब से अब वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल करियर अभी पीएम मोदी का कितने सालों तक चलेगा? स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा आने वाले साल में उनका करियर? बिल्कुल, देखिए, नरेंद्र मोदी जी को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं हमेशा कि आखिरकार क्या होगा नरेंद्र मोदी जी का। तो देखिए, पहली भविष्यवाणी 11 मार्च से उनकी कुंडली बेहतर हो रही है। दूसरी भविष्यवाणी 17 मई से जब गुरु उच्च का होगा तो उनकी कुंडली एक बार पुनः बेहद शानदार होगी। अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में रहेंगे। और मेरा मानना है कि 2034 तक देश को नेतृत्व भी नरेंद्र मोदी देते रहेंगे। हालांकि स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा कमजोर जरूर होगा उनका, परंतु 2028 में जब शनि महाराज मेष राशि में पहुंचेंगे तो वहां से उनकी सेहत और भी बेहतर होगी और वो अपने विरोधियों पर और भी भारी अवश्य पड़ेंगे। चलिए, ये तो राजनीति बात हो गई, राजनीति की किस तरह से बिहार और केंद्र की राजनीति आने वाले समय में बदलाव करेगी। लेकिन अब वैश्विक तौर पर देखा जाए तो अभी के दिन में वैश्विक तौर पर बहुत उथल पुथल मची हुई है। जिस तरह से युद्ध के आसार हैं, बाकी गल्फ कंट्रीज में स्पेशली ले लिया जाए तो गल्फ में ईरान पर जिस तरह से हमला हुआ, इजराइल, अमेरिका, जिस तरह से ये युद्ध का माहौल पूरा ऐसा कहा जा रहा है कि महायुद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत दिनों से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो ये जो अभी युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के विषय में आपको क्या लगता है कितना फैलेगा ये युद्ध? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आज जो युद्ध की विभीषिका है उसमें 3 चीज़ों का हमको ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज जो ग्रह स्थितियाँ हैं, आज से ठीक 111 साल पहले जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तब भी ग्रह स्थितियाँ लगभग ऐसी ही थी। 2 बड़े ग्रह जो उस समय इस प्रकार की स्थितियाँ बनाए हुए थे, यानी केतु उस समय सिंह राशि में गोचररत था, राहु कुंभ राशि में था और शनि और मंगल की युति बनी थी। शनि और मंगल की युति 2 अप्रैल से एक बार फिर से बनने जा रही है। 2 अप्रैल से 17 मई के बीच में ये रहेगी। तो आप देखेंगे कि ये जो युद्ध है ये कई गुना फैलेगा। इस युद्ध में और भी काफ़ी लोग, काफ़ी देश शामिल होंगे और ईरान से वो लड़ेंगे और ईरान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तो ये युद्ध अभी 17 मई तक तो मुझे ख़त्म होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी ज़रूर कम होगी और थोड़े थोड़े स्तरों पर ये युद्ध ज़रूर इजराइल के साथ और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो हमला है वो लगातार होता रहेगा। अच्छा, तो इस युद्ध में आपको क्या लगता है भारी कौन पड़ेगा? क्योंकि ईरान भी जोरदार जवाब दे रहा है, वो हार मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इस इंटेंसिटी को लेकर आपको क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ सकता है इस युद्ध में? देखिए, इजराइल और अमेरिका दोनों भारी रहेंगे ईरान के ऊपर। अच्छा। और ईरान जितना उसमें दमखम है उस ताकत से लड़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों में ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल समाप्त होने की ओर अग्रसर होगी। महंगाई इस कदर होगी कि वहाँ पे खाने पीने की हर प्रकार की परेशानियाँ होंगी, जिसके चलते ईरान के जो उस समय के जो गवर्न करने वाली संस्था है वो बेशक सरेंडर की स्थिति में आएगी। लेकिन 17 मई तक ईरान पूरी ताकत से अमेरिका और इजराइल
और गल्फ के अन्य कंट्रीज़ के साथ युद्ध अवश्य करता रहेगा। अच्छा, इस युद्ध में देखा जा रहा है कि जो दुबई है, दुबई को लेकर भी कई सारे मतलब, तो इस युद्ध में दुबई का क्या स्टैंड होगा? क्या उस पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में लगे हुए हैं, तो दुबई को लेकर क्या लगता है, क्या स्थिति बनेगी? वहाँ के अर्थव्यवस्था पर क्या ज़्यादा गहरी चोट पड़ेगी या आने वाले समय में सब नॉर्मल हो जाएगा? देखिए, दुबई की राशि मीन है और 2 अप्रैल से 17 मई तक मंगल और शनि की युति है दुबई के ऊपर, तो दुबई को नुकसान तो काफ़ी होने वाला है। आने वाले सालों में गल्फ कंट्रीज़ में जो नुकसान होगा, उनकी जो रिफाइनरीज़ को नुकसान होगा, उसकी भरपाई करने में उनको कई साल लगेंगे। तो गल्फ कंट्रीज़, खासतौर से दुबई की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर अवश्य पड़ेगी। इसके अलावा सऊदी और आप पड़ोस के जो देश हैं, खासतौर से कुवैत हुआ, बहरीन हुआ, ओमान हुआ, वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी डेंट पहुँचने वाला है। तो ये लोग कमज़ोर तो पड़ेंगे, इनको रीबिल्ड करने में, रीस्ट्रक्चर करने में 1-2 साल का समय अवश्य लगेगा। परंतु दुबई जो लोग भविष्य में जाकर सेटल होना चाहते थे, ख़ासतौर से हिंदुस्तानी, वो वापस आने की कोशिश करेंगे, वापस हिंदुस्तान आएंगे। जो दुबई में पैसा लगा हुआ है हिंदुस्तानियों का, वो कहीं ना कहीं देश वापस लौटेगा। जैसी मेरी एक पुरानी भविष्यवाणी है कि 2032 के बाद दुनिया के लोग भारत की नागरिकता लेने के लिए वापस आएंगे, तो वो आपको एक बार पुनः होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। जी, और यहाँ पर अगर युद्ध की बात कर ली जाए तो जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, सबके मन में यही सवाल था कि क्या तेल महंगा होने वाला है। तेल, क्रूड ऑयल को लेकर बहुत ही सस्पेंस बना हुआ है। क्या भारत में तेल, डीजल, पेट्रोल के दाम महंगे होंगे? इस युद्ध को लेकर पूरे वैश्विक तौर पर तेल की कीमतों में क्या आग लगने वाली है? बिल्कुल, तेल की कीमतों में आग लगेगी, परंतु भारत पर इसका असर कम से कम दिखाई देगा। अच्छा। मेरी ये भविष्यवाणी है कि भारत टैरिफ की चिंता करे बगैर रशिया से खूब सारा ऑयल लेगा, जिसके चलते हमारे यहाँ ऑयल प्राइसेस उतनी हाइक नहीं होंगी जितनी कि दुनिया के अन्य देशों में होंगी, जिसके चलते पूरी दुनिया परेशान होगी। परंतु भारत इससे थोड़ा बहुत अछूता रहेगा। हाँ, कुछ कीमतें ज़रूर बढ़ेंगी, पर उतनी नहीं बढ़ेंगी कि जितना दुनिया में आग लगी होगी। वैसी स्थिति भारतवर्ष में मुझे होती हुई दिखाई नहीं देती। भारत रशिया या अन्य संसाधनों से ऑयल लेकर अपनी तेल की जो ज़रूरत है उसको बहुत आसानी से पूरा करके भारत की जनता पर उतना असर नहीं डालेगा। भारत में उतनी महंगाई नहीं बढ़ेगी जितनी महंगाई देश के अतिरिक्त हमारे पड़ोसी देशों में या अन्य देशों में दिखाई हमको दे सकती है। अच्छा, पड़ोसी देशों की बात हो रही है तो पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान से भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिस तरह से अभी युद्ध चल रहा है तो उसमें भी पाकिस्तान के क्या हालात नज़र आ रहे हैं? आने वाले समय में पाकिस्तान युद्ध के तौर पर कहाँ स्टैंड करता है जब युद्ध होता है तो? बिल्कुल, एक भविष्यवाणी आपके चैनल पे, आने वाले 10 दिनों से 15 दिन के अंदर पाकिस्तान ईरान पर हमला करेगा। अच्छा। और एक फ्रंट और पाकिस्तान का खुलेगा। अभी तक पाकिस्तान अफगानिस्तान से ही लड़ रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान और ईरान में भी लड़ाई होंगे और ईरान से बहुत सारी मिसाइल पाकिस्तान में भी आकर गिरेगी। और एक और भविष्यवाणी आपके चैनल पर, 2 अप्रैल से 17 मई के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में ज़रूर युद्ध होगा। भले ही 5 दिन का युद्ध हो, आप देखेंगे ज़रूर एक अच्छी इंटेंसिटी की लड़ाई एक बार पुनः भारत और पाकिस्तान के बीच में होने जा रही है। और इसकी घटना 21 मार्च को एक विशिष्ट परिस्थितियां बन रही हैं। 21 मार्च से 30 मार्च के बीच में कोई ना कोई एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से ज़रूर होना चाहिए, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति निर्मित करेगा। मतलब 1 साल लगभग पूरा होने पे फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बिल्कुल, ग्रह स्थितियां तो हमें यही बताती हैं। देखिए, मंगल और शनि की युति बन रही है और आप देखिए कि राहु के साथ कंजक्शन में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं। और पाकिस्तान की जो राशि है, कन्या लग्न मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र का वो देश है, यानी राहु के नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है। और आप देखेंगे कि सप्तम भाव में, यानी पाकिस्तान की कुंडली से सप्तम भाव में शनि और मंगल एक बार पुनः बैठेंगे और वो कहीं ना कहीं आग लगाएंगे। और देश का जो राशि स्वामी है, यानी लगन का स्वामी ग्रह बुध जो है, वो अष्टम भाव में रहेगा। तो पाकिस्तान की स्थितियां, पाकिस्तान के आर्थिक हालात और भी ज़्यादा कमज़ोर होंगे। वहाँ आज जो स्थिति है, आज से 1 महीने बाद और भयावह हमको पाकिस्तान में होती हुई दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं वहाँ के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनके ऊपर खतरा बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, तो आने वाले समय में जब भारत पाकिस्तान की टेंशन बढ़ेगी तो मुनीर के ऊपर खतरा बढ़ने वाला है, आपका ये प्रेडिक्शन है? बिल्कुल, आसिम मुनीर साहब की हालत और भी पतली होगी और मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में या 1 आध साल में
देश छोड़कर भाग जाएंगे। चलिए ये प्रेडिक्शन भी देखते हैं आगे कहाँ तक सही होता है। लेकिन अभी भारत की अर्थव्यवस्था पे अगर बात कर ली जाए तो भारत अभी जिस तरह से वैश्विक तौर पर उथल पुथल मची हुई है, तो क्या इसका असर भारत के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? क्या भारत में भी जॉब्स को लेकर कंसर्न उठेंगे, जॉब्स की कमियां आएंगी? आगे चलकर क्या लग रहा है भारत का अर्थव्यवस्था जो है भारत की, वो किस डायरेक्शन में जा रही है? देखिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था 2028 जनवरी से बेहद कमज़ोर होने वाली है और 2032 तक पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से मंदी का हम हाहाकार देखेंगे। अच्छा। भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन आपको अगले साल जैसे ही गुरु सिंह राशि में इसी साल 18 दिसंबर के बाद पहुंचेंगे, 11 महीने का उनका भ्रमण है सिंह राशि में, उस दौरान देश की जनता को और भारत को भी अर्थव्यवस्था के रूप में कहीं ना कहीं सेटबैक जरूर दिखाई देगा। अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर दिखाई देगी, परंतु भारत संभलता रहेगा। हालांकि भारत कर्क राशि का देश है, वृषभ लग्न और कर्क राशि का देश है। जब गुरु ग्रह कन्या राशि की ओर आगे बढ़ेगा, निसंदेह अर्थव्यवस्था की जो डेंट है उसको थोड़ा सा कम करते हुए आगे बढ़ेगा, परंतु आने वाले सालों में वो अर्थव्यवस्था की मंदी भारत में भी सुनाई देगी। जहाँ तक प्रश्न है अन्य धातुओं का, जैसे उदाहरण के तौर पे आज हम सोने की बात करते हैं, 1,70,000 रुपये 10 ग्राम है, तो आपको इसी साल वो 2 लाख रुपए दिखाई देगा। 2028 के बाद आपको सोना लगभग 3-3.5 लाख रुपए के आसपास दिखाई देगा। चांदी की कीमत भी 5 से 6 लाख रुपए के ऊपर दिखाई देगी। तो ये जो धातुएं हैं ये खरीदना बहुत महंगा होता जाएगा। रियल एस्टेट उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, लेकिन यदि आप गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे लगता है ये आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। तो अभी आपके हिसाब से सही समय है सोने और चांदी में इन्वेस्ट करने का? क्योंकि अभी जब से साल की शुरुआत हुई है, सोने चांदी के दाम में बहुत ही ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आए हैं, तो उसके हिसाब से आगे चलकर सोने के दाम बढ़ने वाले हैं आपके हिसाब से, तो क्या अभी वो सही समय है इन्वेस्ट करने का सोने चांदी में? बिल्कुल। यदि आज से 1 साल के बाद सोने की कीमत लगभग 1.5 से 1.25 गुनी हो जाए, चांदी की कीमत भी लगभग डबल के आसपास हो, तो मेरा मानना है कि आप वर्चुअली इनमें इन्वेस्ट करें बजाय ज़मीन में इन्वेस्ट करने के या किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, ये केवल मैं ज्योतिष के आधार पे कह रहा हूँ, इसमें आप कतई उसमें मत जाइएगा। लेकिन मैं अपने अनुभव और अपनी ज्योतिष भविष्यवाणी के आधार पे कह रहा हूँ कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, चांदी में इन्वेस्ट करिए, आप अन्य धातुओं में इन्वेस्ट करिए, ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फलित दिखाई देगा। और इस साल स्टॉक मार्केट की बात कर ली जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, और ये साल की शुरुआत भी कुछ अच्छी नहीं रही है मार्केट के हिसाब से, और अभी भी जिस तरह से ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही गिरती हुई दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही होगा, नहीं होगा? देखिए, इस साल स्टॉक मार्केट बहुत आगे बढ़ेगा, खासतौर से मई के महीने में। मई से लेकर नवंबर तक स्टॉक मार्केट अपने बहुत अच्छी ऊंचाइयों को गेन करेगा, और उसकी शुरुआत आपको अभी 11 मार्च के बाद होती हुई दिखाई देगी। यानी मार्च के एंड में, खासतौर से चैत्र नवरात्रि के बाद, स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। आप बिल्कुल इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अक्टूबर के बाद थोड़ा सा संभल के आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, ताकि आपके लिए वो बेहतर साबित हो। तो इस साल के अगर मैं आपसे पूछूं पंडित जी की 5 बड़े प्रेडिक्शन क्या हो सकते हैं इस साल के, तो आप अपने हिसाब से बताइए कि इस साल न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पर आप बताइए कि 5 बड़े प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, 5 बड़ी प्रेडिक्शन। सबसे पहली प्रेडिक्शन जो मैंने अभी कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है, आप उसको देख लीजिए। अभी आने वाले 20 दिनों में आपको एक बड़ा भूकंप भारत के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर और वो ईरान तक कहीं ना कहीं जाएगा, एक बड़ा भूकंप आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध का जो एक्सटेंशन है वो 17 मई तक ऐसे ही जारी रहेगा, इसी प्रकार से होगा, और इस साल के आखिर तक आपको भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं स्लो होती हुई दिखाई देंगी। सोने और चांदी के भाव कई गुना बढ़ जाएंगे, और इसके अलावा जून के महीने में और जुलाई के महीने में मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट आपको दिखाई देंगे। ख़ास तौर से एरोप्लेन बहुत सारे गिरते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो यात्री जहाज़ हों या आपको बड़े जहाज़ इत्यादि दिखाई दें। और दिल्ली में कोई बड़ा जो है एडवेंचर हो सकता है,
आतंकवादी कोई बड़ा विस्फोट कर सकते हैं सार्वजनिक स्थलों पर। ख़ास तौर से आप उसको देखेंगे तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच का 2 महीने का जो टाइम है, इस दौरान में दिल्ली या हमारे जो 4 बड़े महानगर हैं वहाँ पर कुछ बड़ा ब्लास्ट या कुछ बड़ा अग्निकांड ऐसे होने की संभावनाएं मुझे दिखाई देती हैं। और जो आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें बंगाल में मुझे लगता है ममता बनर्जी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। दक्षिण भारत में भी कहीं ना कहीं एक त्रिशंकु सरकार होगी, लेकिन डीएमके की भूमिका उसमें बड़ी रहेगी। और जहां भी अभी चुनाव होने वाले हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर रहने वाला है। मतलब आपका कहना है कि बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं ममता दीदी फिर से आने वाली है? बिल्कुल फिर से आएंगी, लेकिन उतनी बड़ी बहुमत से नहीं आएंगी। नेक टू नेक फाइट भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी उनको लंबे समय तक वहाँ पर स्थिर रूप से शासन करने नहीं देगी। हाँ, लेकिन चुनाव वही जीतेंगी वहाँ पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें पिछले चुनाव की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अवश्य बढ़ेंगी। और अपना पूरा कार्यकाल सीएम के तौर पर ममता बनर्जी पूरा नहीं कर पाएंगी। जिस दिन वो शपथ लेंगी, मैं उसी दिन आपकी के चैनल पे यहीं बैठकर भविष्यवाणी कर दूंगा कि वो कितने दिन सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो सेवा देने जा रही हैं। चलिए, बंगाल प्रेडिक्शन अभी से हो चुकी है कि बंगाल में चुनाव ममता बनर्जी की पार्टी जीत रही है, लेकिन सीएम जो कार्यकाल है वो ज़्यादा दिन तक वो नहीं चला पाएंगी और बंगाल चुनाव में अब ज़्यादा दिन रह नहीं गई हैं। तो आने वाले समय में चलिए देखते हैं बंगाल, जैसे बिहार चुनाव को लेकर पंडित अरविंद तिवारी ने जो प्रेडिक्शन किया था वो कहीं ना कहीं अब साबित और सही साबित होते हुए दिखाई दे रही है, एकदम सटीक होते हुए दिखाई दे रही है। तो बंगाल चुनाव को लेकर भी हमारी नज़रें बने रहेंगी। न्यूज़ 18 के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस प्लेटफॉर्म पर इन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया है और आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या बिहार की तरह बंगाल चुनाव का जो ये प्रेडिक्शन है ये भी सही और सटीक साबित होता है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित अरविंद तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पर आकर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।